हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज आपके बीच में उपस्थित हूँ एक प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीटेट 2021 जो आपके 2021 में पेपर हुए थे 1 जनवरी 2022 को। उसके अंतर्गत बाल विकास के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को आप एक बार देख लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न दोबारा रिपीट भी होते हैं। तो आइए इन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जानते हैं जो 1 जनवरी 2022 को हुआ था, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहले ही प्रश्न को देखेंगे तो पहला प्रश्न में आपका इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसमें आपका ये चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है, तो आपका यही विकल्प इसमें सही होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि शरीर के विभिन्न अंगों का जो विकास होता है वो अधोगामी और शीर्षगामी दोनों होता है, तो आपका विकल्प इसमें यही सही होगा। आइए वही दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है जो आपका कथन सही है वो आपको वो इसमें बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहले ही ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो बच्चों का विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, तो आपका विकल्प यही सही होगा। क्योंकि जो बच्चा होता है उसका विकास आप देखेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही होता है। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो तीसरे प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है आनुवंशिकी विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप को प्रकट करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है। आपको ये बताना है कि जो आनुवंशिक विन्यास की पूर्व निर्धारित होती है प्रक्रिया, उसको क्या कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि परिपक्वता कहा जाता है। आप ये ध्यान में रखेंगे, ये सारे प्रश्न 1 जनवरी 2022 को सीटेट में आए हुए थे, तो ये आपके प्रश्न काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि समाजीकरण का प्राथमिक और ब्रैकेट खाली स्थान दिया है, समाजीकरण का द्वितीय कारक क्या है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे समाजीकरण से पहले भी ब्रैकेट है, आपको यहाँ भी बताना है यहाँ, और आपका यहाँ क्या भरना होगा। तो जो आपका पहला ही ऑप्शन देख सकते हैं, जो आपका परिवार और विद्यालय होता है, यही आप भरेंगे, तो इसमें आपका ये सही होगा। वही आइए अगले प्रश्न की बात करें तो देखेंगे कि लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 8 वर्षीय बच्चे का नैतिक निर्णय लेने किस आधार पर लिया जाता है, आपको वो बताना है, क्या है वो आपको बताना है। तो आप इसमें देख सकते हैं, आपके विकल्प आपके इसमें दिए हुए हैं, आप विकल्प देख के उसके बाद बताएंगे। तो जो आपका दंड एवं आज्ञा पालन का देखेंगे तीसरे विकल्प में दिया हुआ है, तो आपका यही इसमें सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है। जो जीन पियाजे का सिद्धांत है उसमें क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है, आपको वो बताना है। तो आप इसमें देख सकते हैं, जो पहला ही आपका ऑप्शन दिया हुआ है, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसी लंबाई पर आधारित क्रम देना, आपका विकल्प इसमें यही सही था। वही सातवें प्रश्न की बात करें तो सातवें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा था इसमें कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। तो जीन पियाजे के अनुसार इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है, जो आपका ये कथन दिया हुआ है, तो इसके पीछे कौन सा सोच है, आपको वही बताना है। तो जीवाद है, केंद्रीयता है, परिपक्वता, परिकल्पित निगमनात्मक है कि संक्रमण परिणाम निकालना है, आपको इसमें से ये बताना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपका इसमें केंद्रीयता दिया है एक जगह ध्यान एकाग्रित करके, तो आपका यही इसमें सही होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न 8वें प्रश्न की बात करें तो 8वें में देखेंगे आपसे पूछा है लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आधारित है। आप देखेंगे कि लेव वाइगोस्की से आपके प्रश्न एक जरूर देखने को मिलते हैं। तो लेव वाइगोस्की का टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी सेपरेट वीडियो हमने चैनल पे डाली हुई है, आप सर्च करके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आप जो देखेंगे इसमें आपका सामाजिक संरचना है, जो आपका सामाजिक संरचना दिया हुआ है, तो आपका इसमें यही है सामाजिक और सांस्कृतिक की जहाँ भी बात होगी तो वो आपके लेव वाइगोस्की के अंतर्गत आएगा, तो आपका विकल्प ये इसमें सही है। आइए वही 9वें प्रश्न की बात करें तो 9वें में देखेंगे लेव वाइगोस्की से ही, देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न बन गया कि लेव वाइगोस्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए
किस शब्द का प्रयोग किया है, आपको ये बताना है। कि स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया को किस शब्द से प्रयोग किया है, आपको ये बताना है। तो स्वयं से कहा है तो आप देखेंगे कि निजी संवाद के अंतर्गत आएगा, तो आपका इसमें ये सही होगा, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले में देखेंगे कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसकी विशेषता आपको बताना है कि उसकी विशेषता क्या होती है। तो आप जो देखेंगे दिया है सहयोगिता एवं पूर्ण अधिगम, सहयोगिता की भावना और पूर्ण अधिगम जहाँ होता है, आप देखेंगे कि प्रगतिशील कक्षा की वही विशेषता होती है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे प्रश्न बना है यहाँ पे, एक बच्चे में दूसरे के नियत और इच्छाओं समझने की योग्यता है तो यह बुद्धि के किस रूप को दर्शाती है। जो एक बच्चा है, ये मान लीजिए ये बच्चा है और दूसरे की बुद्धि को समझने के इसके अंतर्गत योग्यता आ गई है, तो बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है, आपको इसमें ये पूछा है। तो आपको इसमें से ये बताना है। आपके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, आप ऑप्शन के हिसाब से आप बताएंगे। तो आप जो देखेंगे अंतरावैतिक बुद्धि दिया हुआ है दूसरे विकल्प में, तो आपका इसमें ये सही होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से भी आपके प्रश्न हूबहू आ जाते हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रश्न आ गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है, आपको वो बताना है। जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उसमें कौन सा कथन इन चारों कथनों में से प्रस्तावित है, आपको वो कथन बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो जो आप देखेंगे कि तीसरा दिया हुआ है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं, तो आपका विकल्प यही सही होगा। क्योंकि देखेंगे कि जो बहुभाषी की जहाँ बात हो जाए, आप देखेंगे वो पॉजिटिव हो जाता है और वो सही हो जाता है, तो इसलिए आपका ये इसमें सही है। वही अगले प्रश्न की बात करें, जेंडर भूमिकाएं क्या है, आपको ये बताना है कि जेंडर भूमिका से यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न बन गया। तो आपके यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं, आप बताएंगे। तो जो अधिग्रहित व्यवहार है वो आपकी जेंडर भूमिका के अंतर्गत आता है, तो आप देखेंगे कि आपका विकल्प ये सही है। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे प्रश्न यहाँ पे बना है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सतत और समग्र मूल्यांकन का आपको प्राथमिक उद्देश्य बताना है कि उद्देश्य प्राथमिक क्या है। तो आप दूसरे विकल्प में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि छात्रों की समझ को आंकना, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र को इनके अनुसार रूपांतरित करना। तो आपका इसमें से यही विकल्प आपका देखेंगे सही होगा, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, तो आपका इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपका प्रश्न है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। आपके यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन चारों पढ़ने पड़ेंगे इसमें। तो मेरे अलावा इस परिणामों का उपयोग कौन करेगा, ये है सही। कि विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र को पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, ये कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा, कौन सा विधि छात्रों के उच्च अंक प्राप्त करने में मदद करेगा। तो इसमें से आपके कौन कौन से सही हैं, आपको वो इसमें बताना है। तो जो आप ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं, आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपने पेपर दिया होगा 1 जनवरी 2022 को तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न के लिए सभी को कॉमन नंबर मिला था। सॉरी, 1 नंबर सबको इसमें कॉमन मिला था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब अगर आपने 1 जनवरी 2022 को ये पेपर दिया था तो ये प्रश्न था, इसका आप देखेंगे CBSE ने कोई नहीं आंसर माना था, इसमें सबको कॉमन नंबर दिया गया था। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो 16वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है। समावेशी शिक्षा से है, उसमें अभिप्राय क्या है, आपको ये बताना है। तो आप देख सकते हैं चौथा विकल्प में आप देखते ही पकड़ लेंगे, आपका इसमें दिया हुआ है, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराना। योग्यता क्या है उससे कोई मायने नहीं रखता, सबको गुणवत्तीय शिक्षा बच्चों को देना ही आप देखेंगे समावेशी शिक्षा का अभिप्राय होता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो 17वें में देखेंगे कथन निष्कर्ष भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको जरूर इसके अंतर्गत एक देखने को मिलेगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। कथन में देखेंगे दिया हुआ है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। वही कारण में देखेंगे तो कारण में कहा हुआ है कि शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उन्हीं के अनुकूल बनाना चाहिए। तो आपको ये कथन निष्कर्ष बताना है इसमें कौन सा आपका विकल्प सही है।
तो आपको दिया है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। आप इसमें ये पहला विकल्प में आपका दिया हुआ है, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सही है। तो आप देखेंगे कि जो दोनों कथन है, आपका कथन है और कारण, आप देखेंगे कि इसमें दोनों आपका सही है, लेकिन आप देखेंगे कि आर व्याख्या करता है ए की, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसमें ये देख लेंगे तो आपका इसमें विकल्प ये सही है। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें, तो अगले प्रश्न में देखेंगे एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम की ओर इशारा करता है, आपको ये बताना है। एक बच्ची हो जो लिखने में उसको निरंतर कठिनाई हो रही है, तो उसके किसके अंतर्गत आता है, किस लक्षण की ओर इशारा करता है, अधिगम का जो विकार होता है किस अधिगम के विकार की ओर ये इशारा करता है, आपको ये बताना है। तो देखेंगे कि आलेख जो वैकल्य है उसके तरफ ये इशारा करता है, तो ये इसमें आपका सही था। वही 19वें प्रश्न की बात करें, तो 19वें में देखेंगे विद्यार्थी में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपके यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं, आप विकल्प पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप बताएंगे कि आपका कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो आप देख सकते, दूसरे विकल्प में आपका दिया हुआ है शिक्षा शास्त्रीय उपागमों मूल्यांकन के विधिक साधनों का उपयोग करना। तो यही आप देखेंगे जहाँ इस प्रकार के पॉजिटिव आपके सेंटेंस मिले तो आपके वही सही हो जाते हैं, तो आपका इसमें ये सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें, तो अगले में देखेंगे आपसे प्रश्न बना है निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। सृजनात्मकता है, इसका अनिवार्य लक्षण कौन सा है, आपको वो इसमें बताना है। आप देखेंगे जो अपसारी चिंतन होता है, फैलना चारों तरफ, वो होता है, तो आपका इसमें पहला ही विकल्प सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें, तो अगले में देखेंगे छोटे बच्चे की ज्ञान संरचना और अर्थ किस प्रकार से निकालते हैं, आपको ये बताना है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार से वो निकालते हैं, आपको ये इसमें बताना है। आपका कौन कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, तो आप देखेंगे कि सक्रिय अन्वेषण द्वारा ये विकल्प आपका इसमें सही है। उसके बाद जो खेल द्वारा, तो ये भी विकल्प सही है, बच्चों को खेल खेल में ही बताना चाहिए, तब जाके वो अच्छे से समझेंगे। पदार्थों को क्रिया और प्रयोग द्वारा, ये भी विकल्प आपका सही है। सहपाठियों और वयस्कों के संग सहभागिता द्वारा, तो अर्थात जिसमें आपका चारों ये विकल्प सही का दिया होगा तो ही आपका विकल्प सही होगा। तो आप देखेंगे कि डी में दिया हुआ है, तो ये आपका इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें, तो अगले में देखेंगे आपसे प्रश्न यहाँ पे बना है कि एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 समूहों में बांटकर खंड कर देती है, सुझाव देती है, और अध्यापकों द्वारा सुझाई रणनीति आपको क्या कहलाती है, आपको वही बताना है इसमें। तो आप देखेंगे कि आप ऐसे ही समझ सकते हैं, खंड करके अलग अलग बताती है, तो वो खंडीकरण के अंतर्गत आ जाएगा, तो आपका विकल्प इसमें ये सही है। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें, तो 23वें में देखेंगे आपसे प्रश्न बना है निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा विद्यार्थियों पर सबसे अधिक बल देती है। कौन सा वो अधिगम है जो विद्यार्थियों को सबसे अधिक बल देती है, आपको ये बताना है कौन सी दशा में। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन देखने के बाद उसके बाद आप बताएंगे कि आपका इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो आप जो देखेंगे परिवेश पहला ही विकल्प दिया हुआ है, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों का ज्ञान अर्जन करना, तो आप देखेंगे कि आपका यही विकल्प सही है। तो आप इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पकड़ने आना चाहिए, तभी जाके आप पेडालॉजी के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आपका विकल्प इसमें पहला सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें, तो अगले प्रश्न में देखेंगे एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं, आपको इसमें ये बताना है। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने आप को शिक्षक मान के करेंगे, तो शिक्षक होने के नाते समस्या समाधान क्षमताओं की सुधार किस प्रकार करेंगे, आपको देखेंगे प्रश्न में ये पूछा हुआ है, आपको इसमें से ये बताना हुआ है। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा देके, जो समरूप वस्तुएं हैं अगर उसको आप बढ़ावा देंगे बच्चों के बीच में, तो काफ़ी आसानी से समस्याओं को हल कर पाएंगे। तो आपका इसमें से ये विकल्प सही है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें, तो अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि पहले ही आपके चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे कि शिक्षक द्वारा सैंपट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। जो सैंपट पर लिखा गया है शब्द, अगर उसको आप बोल देंगे छात्रों से लिखने के लिए, तो उसको अगर लिखेंगे छात्र, तो आप देखेंगे कि
इस प्रकार से वो उसे रटंत विद्या के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें से आपका ये विकल्प नहीं सही होगा, आपको पहले ये जान लीजिए। उसके बाद वही दूसरे विकल्प की अगर बात की जाए तो एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर कोई एक समस्या है, कोई भी समस्या हो छात्रों के बीच में, और उन छात्रों को आप कहेंगे कि आप इसे किस प्रकार से हल करेंगे, चाहे अपना अपना तर्क बताइए इसे कैसे किया जाएगा, और उसके लिए अगर आप प्रोत्साहित करते हैं, छात्रों से ही पूछते हैं, तो आपका इसमें देखेंगे इस प्रकार के विकल्प आपके ऑप्शन में रहेंगे तो वही सही होगा। तो जो नकल करना दिया हुआ है आप ये देखेंगे नेगेटिव के अंतर्गत आ जाएगा, तो इसमें आपका विकल्प ये नहीं होगा, प्रोत्साहित करना वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे प्रश्न पूछा है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं उसमें की भावना उत्पन्न होगी। आपको ये बताना है, भावना बताना है कि कौन सी भावना इस समय आप उनके अंदर उत्पन्न होगी। शर्म होगा, गुस्सा होगा, गर्व होगा, आपका कुंठा होगा, आपको ये बताना है। तो जो देखेंगे गर्व की बात की जाती है तो वो आपके पॉजिटिव के अंतर्गत आ जाता है, तो आपका ये विकल्प सही होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही अगले इसमें 27वें प्रश्न की बात करें तो देखेंगे पूछा है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुउद्देशीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि। आपको इसमें से विकल्प आपके देख के आपको ये बताना है कि क्यों करना चाहिए। आप विकल्प देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे पहला ही विकल्प दिया हुआ है, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, तो आप क्या इसमें यही विकल्प सही होगा, इस प्रकार से इसे ध्यान में रखेंगे। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न अधिगम में से कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहलाता है कि ठोस प्रलोभनों द्वारा, पुरस्कारों द्वारा आप देखेंगे विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। तो आप देखेंगे आपको इसमें ये बताना है कि कौन प्रेरित किया जाता है। आप ऑप्शन देख के इसमें आप बताएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला मानववादी दिया हुआ है, दूसरा आपका व्यवहारवादी दिया हुआ है, तीसरा संज्ञानात्मक सामाजिक सांस्कृतिक। तो जो आपका व्यवहारवादी दिया हुआ है तो आपका व्यवहारवादी ही इसमें आपका सही होगा। तो आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2022 को जो आपके पेपर हुए थे ऑनलाइन सीबीटी मोड में, तो उसके अंतर्गत ये आए हुए महत्वपूर्ण बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आप एक बार देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। आप देखेंगे कि सीटेट में एक ऐसी परीक्षा है जहाँ प्रीवियस ईयर के प्रश्न रिपीट भी होते हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कैसी लगे वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।